आज जनजाति विद्रोह के विषय में सर्वप्रथम जनजाति लोग कौन है इस बारे में। जनजाति अपने ही देश के लोग हैं, मुख्य धारा से कुछ अलग। ऐसे मूलवंशीय लोग, मूल भारतीय लोग जो मुख्य धारा से कुछ अलग रहे हैं, जिनमें उनकी सामुदायिकता रही है, एक सामुदायिक चेतना रही है। आमतौर पर ये लोग मुख्य शहरों से, मुख्य गांवों से अलग रहे हैं। बहुत सारी जनजाति हैं और बहुत सारे विद्रोह भी हुए हैं, लेकिन इसका जो कारक है, उसका जो आधार है, बहुत कोमल है, उभयनिष्ठ है। लगभग सारे विद्रोहों में एक साथ अभी हमको उन्हीं को खोजना है, उनकी पड़ताल करनी है कि ऐसे कौन से आधार हैं जिन्होंने जनजातीय विद्रोह की पृष्ठभूमि बनाई, जिन्होंने जनजातियों के विद्रोह को आधार दिया। इसमें सबसे पहले उनकी सामुदायिक चेतना और एक ऐसी चेतना जो उनको शेष विश्व से अलग करती है। मतलब एक अलग सांस्कृतिक विभाग होने का जो उसमें चेतना था, पूरी दुनिया से अलग रहने का। ये जो पृथक सांस्कृतिक स्थिति, मतलब इसका ये है, उन लोगों में एक कंसेप्ट था कि हम लोग अलग हैं और शेष लोग अलग हैं। ये जो चेतना थी, इन्होंने एक एकता बनाई और शेष लोगों से अलगाव पैदा किया। मतलब इस पृथक सांस्कृतिक एकता ने या सांस्कृतिक स्थिति ने एक ऐसा आधार बनाया जिससे जनजातीय एकता की बात पैदा की और फिर अन्य लोगों के विरुद्ध एक चेतना का निर्माण किया। अब शेष जो तर्क हैं उसमें से अधिकांश आर्थिक तर्क हैं। ब्रिटिश व्यवस्था में जो भूमि व्यवस्था पैदा हुई वह कैसी व्यवस्था थी? इससे पहले क्या था? उनके यहाँ खुटकटी व्यवस्था थी। खुटकटी, ये खुटकटी क्या थी? यह एक सामुदायिक भूमि व्यवस्था थी जिसमें सब लोग बिना किसी राजकीय हस्तक्षेप के खेती करते थे और अपना हिस्सा लेते थे। लेकिन ब्रिटिश व्यवस्था में ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश व्यवस्था में गांव या कोई क्षेत्र किसी खास जमींदार को दे दिया गया। अब ये जमींदार क्या करने लगा? लगान वसूल करने लगा। इसका दर बहुत ज्यादा था। तो जो आदिवासी हैं उनका जो विद्रोह है या विरोध है, इस ज्यादा लगान के प्रति भी है और फिर उन तत्वों के प्रति भी है जो लगान वसूलने आते हैं, जो जमींदार है, जिसको इन्होंने सामूहिक रूप से दीकू कहा है। दीकू, दीकू। उसमें केवल जमींदार नहीं है, उसमें साहूकार भी हैं, बाहर से आने वाले सारे लोग हैं, उनको सामूहिक रूप से दीकू कहा गया है। इसमें जमींदार भी हैं, इसमें साहूकार भी हैं, उसमें ठेकेदार भी हैं। अब ठेकेदार कौन लोग हैं? जो भी ब्रिटिश निर्माण कार्य होता है, चाहे आर्थिक या राजनीतिक, सैनिक, जो भी होता है, उसमें जो काम कराने का जिनको ठेका दिया जाता है वो ठेकेदार लोग हैं। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि ठेकेदार जो काम कराते हैं उसमें भी इनका शोषण होता है। जो श्रमिक वाली इनकी भूमिका है वो प्रभावित होती है। श्रमिक के रूप में भूमिका कैसे प्रभावित होती है? या तो कम पैसा देंगे या बिना पैसे काम कराएंगे। मतलब ये जो तीन तत्व आते हैं, जमींदार, साहूकार और ठेकेदार, इनसे आदिवासियों की जो पारंपरिक स्थिति है, पारंपरिक उनकी भूमिका है उनके समाज में, वो प्रभावित होती है और इस व्यवस्था के प्रति वे बहुत ही क्षुब्ध हैं। अगली बात, नई भू राजस्व व्यवस्था को तो हम लोग समझ चुके हैं कि नई भू राजस्व व्यवस्था क्या है। आमतौर पर या तो जमींदारों की उपस्थिति या अन्य किसी
बिचौलिए की उपस्थिति। ऐसा बिचौलिया जो आदिवासियों के पारंपरिक भूस्वामित्व के विरुद्ध एक नई भूस्वामित्व की बात करता हो और इनकी जमीन पे अपने स्वामित्व की बात करता हो, ऐसे बिचौलिए लोग। तो आदिवासी ये जो भूमि व्यवस्था है इसके भी विरुद्ध है। यहाँ पर पूरी तरह से तो नहीं समझे हैं, ब्रिटिश व्यवस्था को पूरी तरह से वो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इस रूप में अलग समझ रहे हैं कि यह व्यवस्था विरोध करने लायक है। यहाँ इनके समझ में कोई समस्या नहीं है। अगली बात, अब यहाँ भूमि जब व्यक्तिगत संपत्ति हो जाती है तो क्या होता है, उसका विक्रय संभव हो जाता है। जब उसका विक्रय संभव होता है तो एक आदमी के हाथ से, एक आदमी के खाते से जमीन निकलना शुरू हो जाता है और दूसरे आदमी या तीसरे आदमी के पास जाना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा पारंपरिक भूस्वामित्व है वो प्रभावित होता है। इससे पहले वहाँ जमीन बेचने की व्यवस्था नहीं थी, बंधक की व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था कब बनती है, अंग्रेजों के आने के बाद। वैसे भी अपने यहाँ जो पारंपरिक, केवल आदिवासियों में ही नहीं, शेष भारत में भी जमीन बेचने की बात कब होती है, अंग्रेजों के आने के बाद। इस तथ्य को ध्यान में रखना है, ये नई बात है। भूमि एक मद के रूप में, एक वस्तु के रूप में सबसे पहले कहाँ दिखती है, अंग्रेजों के काल में। इससे पहले क्या थी, राजा की थी, सबे भूमि गोपाल की। इसका मतलब यह है कि राजा की। भूदान आंदोलन में इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। भूदान आंदोलन में मतलब सब भगवान की है, मतलब जनता जनार्दन की है। लेकिन अंग्रेजों के समय में क्या हुआ कि सभी भूमि किसकी है, जमींदार की या फिर ब्रिटिश राजा की। क्योंकि ब्रिटिश राजा या फिर कंपनी से जो अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जमींदारों का, उसी के आधार पर जमींदारों को स्वामित्व दिया जाता है। लेकिन ये व्यवस्था हमारी पारंपरिक व्यवस्था नहीं है, भारतीय व्यवस्था, भारत के किसी भी क्षेत्र में। इस तथ्य को हमको ध्यान में रखना है। जो दीकू आते हैं, दीकू में प्रवासी महाजन भी हैं और साहूकार लोग। ये क्या करते हैं, आमतौर पर आदिवासियों के आर्थिक जीवन में मुद्रा का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वो विनिमय करते हैं कैसा, वस्तु विनिमय। जब ब्रिटिश व्यवस्था शुरू होती है यहाँ पर तो पैसा आता है, मुद्रा आती है। मुद्रा आती है तो फिर मुद्रा से ही विनिमय शुरू हो जाता है। इसमें भूमिका शुरू होती है महाजनों की। और न केवल भूमि और भी उनकी कोई संपत्ति, ये भी क्या होती है, निरंतर परिवर्तनीय हो जाती है। जैसे आपके पास गहना है, ये भी पहुंच गया साहूकार के यहाँ, या फिर गहना नहीं है तो आप निरंतर क्या करते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। किसके लिए, उन पैसों के बदले जो महाजनों से आपको मिला है। महाजनों से क्यों मिला है, या तो लगान देने के लिए या फिर आपको किसी अन्य काम के लिए। मतलब इससे पहले महाजनों और साहूकारों की इतनी प्रबल भूमिका नहीं थी, शेष भारत में भी नहीं थी और आदिवासियों के जीवन में तो और भी कम थी। तो इतने जो परिवर्तन होते जा रहे हैं, इसको ठीक ठीक नहीं समझ रहे हैं आदिवासी, और इससे वो क्षुब्ध हैं। अगली बात, उत्पादक वाली भूमिका प्रभावित। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इससे पहले आदिवासी खुद अपने लिए उपजा रहे थे, जो खेती कर रहे थे खुद अपने उपभोग के लिए। इस बार अलग बात है, इस बार उनको वो भी चीज करना पड़ रहा है जो अंग्रेज चाह रहे हैं। ये एक नई बात है, जैसे कि अफीम की खेती करना, ये एक नई बात है। इसको हम आगे देखते हैं, बलात् वाणिज्यीकरण। ये आपको कमर्शियलाइजेशन जो होता है हिंदुस्तान में, इसको अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल आप ये नोट कर लीजिए कि 1827 में कुछ भागों में, हिंदुस्तान के कुछ भागों में
अफीम की जबरदस्ती खेती शुरू कराई गई, अफीम की। और एक चीज, ओवरऑल जो ये कर व्यवस्था थी, ब्रिटिश कर व्यवस्था, उसका एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है कि बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात क्या है, एक तो बहुत ज्यादा है, दूसरी बात है कि इसमें बलात् वसूली भी होती है, जबरदस्ती। अब 1830 में क्या किया जाता है, होस आदिवासी हैं, होस आदिवासियों का एक समूह होस है। वहाँ क्या होता है कि जो जो परिवार शराब बनाता है, दारू बनाता है, उससे 4-4 आना कर निर्धारित कर दिया जाता है। ये एक नई बात है। इसके अलावा आमतौर पर आदिवासी कहाँ रहते हैं, वनों में या फिर पर्वतों पे, ये आमतौर पर है। और भी जगह रहते हैं, कई बार मैदान में भी रहते हैं, जैसे राजमहल के मैदानों में। और वहाँ पे रहने के कारण, मूल निवासी होने के कारण, उनका उस प्राकृतिक भूसंपदा पे एक अधिकार माना जाता है। इसीलिए उनके पास वन अधिकार भी था, वहाँ पे रहने का, और फिर वहाँ के सामग्री को लेने का, उसका उपभोग करने का, यह अबाध अधिकार था। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं था। अब क्या होता है, चूंकि विभिन्न भू क्षेत्रों को विभिन्न महाजनों या जमींदारों को दे दिया जाता है, तो उनका जो ये अधिकार है यह प्रभावित होता है। इससे भी बहुत क्षुब्ध है आदिवासी। उनमें ये समझ पैदा होती है कि अंग्रेजों के आने के बाद से जो हमारा जनजीवन है, आर्थिक जीवन है, ये प्रभावित हो रहा है, सामुदायिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, आदिवासी समाज की सामुदायिकता। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, आदिवासी समाज में सामुदायिक चेतना थी। सामुदायिक चेतना क्या होता है, हाँ, समुदाय के लोगों के बीच में एक ऐसा उभयनिष्ठ तत्व जो उनको आपस में एक करता है, जो उनमें ऐसी भावना पैदा करती है कि हम लोग एक हैं और ये लोग अन्य हैं। एक पारंपरिक पहचान को आधार बनाकर आपस में एकता वाली बात, यही सामुदायिकता है। पारंपरिक पहचान को आधार बनाकर एक दूसरे से सहयोग करने की बात, पारंपरिक पहचान को आधार बनाकर एक उभयनिष्ठ शत्रु को लक्षित करना और उसके विरुद्ध तैयारी करने की बात, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यही होता है, इनकी सामुदायिकता प्रभावित होती है, इसके साथ ये भी प्रभावित होता है, और ये तथ्य सामने आता है कि इस सामुदायिकता को कौन विच्छिन्न कर रहा है, इस सामुदायिकता को कौन प्रभावित कर रहा है। मान ली सामुदायिकता उनकी प्रभावित हो रही है, तो उनको तो ये पता है कि प्रभावित कौन कर रहा है, और वह उनका उभयनिष्ठ शत्रु लक्षित होता है, घोषित किया जाता है उन्हीं लोगों के द्वारा। अगली बात कुछ आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक है। अभी हम लोगों ने सामुदायिकता की बात की है, पृथक सांस्कृतिक स्थिति की बात की है, तो हम यहाँ ये भी समझ लें कि उनकी एक स्वायत्त राजनीतिक दुनिया थी, ऑटोनोमस पॉलिटिकल वर्ल्ड उनका था, अलग ही दुनिया। उसमें वो राजा थे या फिर छोटे छोटे उसमें और भी बहुत सारे लोग होंगे, पॉलिटिकल लोग, लेकिन कोई बाहरी आदमी नहीं था। ये पहली बार होता है कि बाहर की ही राजनीतिक, प्रशासनिक और सैनिक दुनिया उनके पास आती है और इनकी राजनीतिक दुनिया में उनका हस्तक्षेप बढ़ता है। ये जो हस्तक्षेप है, राजनीतिक हस्तक्षेप, इससे ये क्षुब्ध है आदिवासी गण। और ये लगभग हर एक समुदाय में होता है। हर एक समुदाय इस व्यवस्था और व्यवस्था में हस्तक्षेप से क्षुब्ध है। बहुत ही उभयनिष्ठ तत्व हिंदुस्तान के कोने कोने में। व्यवस्था बहुत जगह अलग अलग है, लेकिन शोषण का तत्व उसमें सिंपल है, सब में है।
मान लीजिए जो राजमहल में व्यवस्था है और जो गोंड क्षेत्र में व्यवस्था है या फिर जो साउथ इंडिया में व्यवस्था है, तो उसमें कुछ कुछ अंतर तो है, लेकिन ये अंतर नहीं है। शोषण तो सब जगह है, कम या ज्यादा, कम क्रूर ज्यादा क्रूर, लेकिन क्रूर तो है ही, वो शोषक व्यवस्था तो है ही। केवल राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था भी उनकी शोषक थी। कैसे? तो ये बहुत ही महंगा था। महंगा किस सेंस में? जैसे न्याय, उन्होंने ऐसी कचहरियों की व्यवस्था की जो भारत की जो पारंपरिक न्याय प्रणाली थी पंच परमेश्वर वाली, वैसी नहीं थी। उसमें महंगे वकील थे, उसमें बार बार तारीख लगते थे, उसकी व्यवस्था ही अलग थी। इस व्यवस्था से आदिवासी क्षुब्ध हुए, पीड़ित हुए। प्रलंब मतलब विलंब कर, विलंबकारी, बहुत लंबे समय में चलने वाले। अब भारत के पारंपरिक जीवन में कैसी न्याय व्यवस्था थी? ऐसी न्याय व्यवस्था जिसमें तुरंत तुरंत न्याय निर्णय हो जाता था। अब यहाँ पर ये चीज नहीं है, तो ये सब चीजें होती है तो इससे क्षुब्ध है, असंतुष्ट है। इसके अलावा क्षुब्ध होने का एक धार्मिक कारण भी है। जो बाह्य व्यवस्था है, बाह्य व्यवस्था में हिंदू तत्व भी हैं जो उनके यहाँ आती है, लेकिन यहाँ पर एक और जो अलग तत्व है वह है चर्च का प्रवेश। ऐसे लोगों का प्रवेश जो धर्मांतरण में विश्वास रखता हो और केवल धर्मांतरण के बदले में ही सहायता उपलब्ध कराता हो, ऐसे लोग आ रहे थे। ऐसे लोगों की व्यवस्था से भी इनका आक्रोश था इनके प्रति। ठीक है, अगली बात, जब इतने विरोध थे, जब इतने आक्रोश की बातें थे, जब इतना क्षोभ था, तो फिर इसके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया भी तो होनी थी। और वो प्रतिक्रिया हुई कैसे? वह प्रतिक्रिया कैसे संभव हुई? एक तो उनकी सामुदायिकता के आधार पर यही चीज थी जो उनको आपस में बांधे हुई थी, और वो लोग विरोध करने के लिए, विद्रोह करने के लिए उद्यत हुए। और एक बात, जो प्रेरणात्मक आधार था, परंपरा था। एक खास भूभाग में एक खास लोग एक खास परंपरा से बंधे हुए थे। इस परंपरा की रक्षा ने भी कुछ हद तक इनको विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त उनके दिमाग में एक सुखद अतीत की स्मृति थी, मतलब ऐसा उनका पास्ट जो बहुत ही आनंदकर था, स्वर्गिक था। आप लगभग हर एक आदिवासी विद्रोह में देखेंगे तो जो नेता है उनको इसी सुखद स्मृति की बात करता है उनका नेता, और इनका जो संघर्ष है इसी सुखद अतीत को वापस लाने के लिए। मतलब ये जो सुखद अतीत की स्मृति है ये इनको संघर्ष करने के लिए उद्यत करता है। जातीय एकता या परंपरा या सामुदायिकता सब एक ही चीज है, वही चीजें हैं। जातीय एकता की भावना या फिर सामुदायिकता की भावना, ये एक उभयनिष्ठ विद्रोह का तत्व बनाता है, एक उभयनिष्ठ रसायन तैयार करता है जिससे सारे आदिवासी प्रभावित होते हैं और फिर अपनी नई व्यवस्था बनाने के लिए ब्रिटिश व्यवस्था को हटाने का प्रयास करते हैं। यही है आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह के कारणों की बात करेंगे तो सांस्कृतिक स्थिति, फिर जो आर्थिक स्थिति है विभिन्न प्रकार की, जमीन से लेके साहूकारी तक, इन सबको हम अपने तर्कों में शामिल करेंगे। फिर सामुदायिकता की बात करेंगे, फिर जो उनकी ब्रिटिश न्याय व्यवस्था है, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था है, ब्रिटिश सैनिक व्यवस्था है, इस सब की बात करेंगे। इस सब से उनकी उत्पादक के रूप में क्या व्यवस्था प्रभावित होती है, श्रमिक के रूप में क्या व्यवस्था प्रभावित होती है, एक सांस्कृतिक
व्यक्ति के रूप में उनकी क्या भूमिका प्रभावित होती है, इन्हीं भूमिकाओं को बात करते हुए हम अपना उत्तर बनाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है, इसके जो कारण है, इसमें कोई और बात आप पूछना चाहें?